नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज एक वक्तव्य, हालांकि उससे कोई विशेष हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं हमारे देश के विशेष प्रयोजन तो नहीं है, लेकिन एक संकेत आपको जरूर मिलेगा। तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एन.वी. रमन, कुछ लोग रमना कहते हैं लेकिन एन.वी. रमन हैं, उनके एक वक्तव्य से शुरुआत करते हैं। उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया कहीं पर कि जो 1975 में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के जज श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने उस समय की तपी हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था। और उसमें तो मैंने पढ़ाई करके कुछ बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में बैठा था और रोजगार की तलाश में, तो शाम के अखबार में ये आया था और लोग वाकई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा है और JML सिन्हा लोग कहते हैं, तो बहुत खास बात थी। खास बात कई मायनों में थी। हालांकि जिन्होंने वो इंदिरा गांधी की का चुनाव रद्द करवाया था वो थे राजनारायण के वकील थे, यही प्रसाद भूषण के पिता शांति भूषण। तो उसमें खास बात यह थी कि इंदिरा गांधी दो बार प्रधानमंत्री के रूप में भी उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कटघरे में यानी विटनेस बॉक्स में दो बार जो है वो जिरह जो है वो झेल चुकी थी। यह देश को जानना चाहिए। न्यायालय यदि अपनी वास्तविक प्रतिष्ठा पर आ जाए तो काफ़ी बुराइयों को दूर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो जगमोहन सिन्हा जो थे उनकी बेंच ने दो बार उस इंदिरा गांधी जो कि उसमें बहुत तपी हुई थी, उसके आगे कोई भी चू भी नहीं कर सकता था पूरे देश में, तो दो बार जो है उनसे पूछताछ या जिरह हुई वो विटनेस बॉक्स में। तो
काफ़ी लोग वकील के परिवेश में और माने लायर सर्किल में, लायर जो है वो फ्रेटर्निटी में ये बात चली थी कि बहुत हो गया, इतनी बड़ी देश की प्रधानमंत्री को 2-2 बार बुलाया, 2-2 बार वो क्रॉस एग्जामिन्ड हुई, और दोनों बार जब आई थी तो जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने पूरे जुडिशियल स्टाफ को यह बिल्कुल हिदायत दी थी कि कोई भी स्टाफ वो इंदिरा गांधी के आने पर खड़ा नहीं होगा। उन्होंने कारण भी बताया था कि वो इस हाईकोर्ट के चैम्बर में जो आ रही हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक मुलजिम की हैसियत से आ रही हैं, इसलिए कोई भी स्टाफ उनके आने पर खड़ा नहीं होगा। इतनी मर्यादा उन्होंने पालन करवाई थी वो उच्च न्यायालय की। तो वकीलों के वातावरण में लायर फ्रैटर्निटी में यह बात है कि बहुत हद हो गया, इतनी तपी हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो 2-2 बार क्रॉस एग्जामिन किया है, और ये बात है तो चुनाव रद्द नहीं करेगा, और इतनी हिम्मत नहीं है। और उसमें मैं एक बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में किसी अवसर बस वो अखबार वगैरह पलट रहा था, वो रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तब तक सांझ शाम को जो अखबार आते हैं, जो शाम को निकलते हैं, उसमें आया कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द, अंग्रेजी में था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैंसिल्ड, और इसके आगे भी लिखा था सी इज नो मोर पीएम, स्पष्ट आदेश दिया था उसने। तो ये अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास करवाया जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के जज ने। तो कहने का मतलब यह है कि यदि न्यायालय चाहे तो बहुत बुराई वो दूर कर सकता है। हालांकि बात सही है कि इंदिरा गांधी जब तपी हुई थी, जब ये न्यायालय आया, जब इस तरह का फैसला आया, इसके बाद चाहे इसके पहले भी जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा था कि उनके पास कई लालच भी आए। शायद इस बात को माननीय जो है वो मुख्य न्यायाधीश श्री NV रमन ने नहीं कहा होगा, लेकिन उन जो है न्यायाधीश में माननीय न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा के पास बाद में, यानी इस तरह से उन्होंने वक्तव्य तो नहीं दिया था, लेकिन ये खबर आई थी कि उनके पास कई धमकियां भी आई, कई लालच भी आए। धमकियां आई जो है वो जान से मार देने की, और लालच यह है कि यदि आप ये फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में देते हैं तो दूसरे ही दिन आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, इस तरह का लालच। लेकिन जो चरित्र का महान होता है वह इन बातों से दिखता नहीं है। वो समझ गए थे, इतना उन्होंने जरूर किया कि ये फैसला देने के बाद, और फैसले में भी कई विशेषता थी, ये पूरे देश को जानना चाहिए। NV रमन जी ने भले न कहा हो, जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, जबकि सिंगल बेंच के वो जज थे, उन्होंने ये फैसला हिंदी में लिखा था। यह देश को जानना चाहिए, वो अंग्रेजी में फैसला उन्होंने नहीं लिखा था। 1975 में यह पूरी जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लिए यह सबक होना चाहिए कि अभी भी वो अंग्रेजी से क्यों चिपकी है। इतना हिस्टोरिकल जजमेंट, इतना ऐतिहासिक फैसला जब जगमोहन लाल सिन्हा जी हिंदी में लिख सकते हैं, जिसकी तारीफ खुद आज के
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन जी तारीफ कर रहे हैं, वो जगमोहन सिन्हा जी ने वो फैसला, और इतना मैंने बिल्कुल इसको अंग्रेजी में कहते हैं पाथ ब्रेकिंग फैसला और ऐतिहासिक फैसला उन्होंने हिंदी में लिखा था। एक विशेषता और थी कि अपील के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट जाना था, इस इलाहाबाद फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में, उसका जब अनुवाद इंग्लिश में हुआ, यानी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, तो 1200 पेज का हो गया था। वो फैसला उन्होंने 252 पेज का दिया था हिंदी में, ये भी विशेषता थी। तो वो फैसला देने के बाद वो समझ गए थे, तो वो फिर इसके बाद भूमिगत हो गए, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। बाद में काफ़ी दिनों बाद बाहर वो आए, तो ये था फैसला। लेकिन एन वी रमन जी ने ये नहीं कहा, हालांकि कोई आक्षेप हम नहीं कर रहे हैं, एन वी रमन हमारे देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन ये अपेक्षा जरूर थी कि आखिर इतने ऐतिहासिक फैसले का सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इस पर भी प्रकाश डालते। वो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे वैकेशन जज, यानी छुट्टियों में भी एक जज बैठता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी, कोई अर्जेंट केस हो तो उसको देखने के लिए। तो वैकेशन उनको अंग्रेजी में कहते हैं वैकेशन जज। वैकेशन जज थे VR कृष्ण अय्यर। विशेषता यह थी कि ये लेफ्ट माइंडेड वामपंथी मानसिकता के थे, मैं साफ कह दे रहा हूँ, और हमको कोई संकोच नहीं है। VR कृष्णा अय्यर के तारीफ में द हिंदू पेपर बराबर उनका लेख जो निकलता रहता था, शायद किसी को मालूम ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि विषय जनता के हित से सीधे न जुड़े हों, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के जरूर हैं। तो उसमें वैकेशन जज थे VR कृष्ण अय्यर। तो उन्होंने तुरंत जो है इलाहाबाद इतने ऐतिहासिक फैसले, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत उन्होंने स्टे दे दिया, और कई उसकी स्टे के बाद कई ऐसी जो है हमारे भारत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हुई। मैं सही कह रहा हूँ। जब VR कृष्ण अय्यर ने उस पर स्टे दे दिया, उस ऐतिहासिक फैसले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, भारत को शर्मसार कर देने वाली कई घटनाएं हुई। पहली घटना यह हुई, और उसके ये घटना हुई कि उसमें कानून मंत्री थे सिद्धार्थ शंकर राय, और उनके रिश्तेदार थे अजित नाथ राय या एन राय, वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। तो इंदिरा गांधी तो बहुत घबरा गई थी, वो आदेश भी था माननीय उच्च न्यायालय की कि अब आप वो प्रधानमंत्री नहीं है, और स्टे जो वामपंथी मानसिकता का जो जज था सुप्रीम कोर्ट में VR कृष्ण अय्यर, उसने उस पर रोक भी लगा दी, स्टे भी दे दिया। तब इंदिरा गांधी की जान में जान कुछ आई। तो सिद्धार्थ शंकर राय रे थे, हाँ सिद्धार्थ शंकर रे, तो और उनके रिश्तेदार थे अजित नाथ रे। तो पहला जो शर्मसार करने वाला, यानी मैंने न्यायपालिका के इतिहास में ये घटना हुई। देखिए, अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं, वो वरीयता से बनते हैं। जो भी सीनियर मोस्ट होता है वही क्रम के अनुसार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो बनता जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार इस वरीयता का उल्लंघन किया गया, और वो उल्लंघन कोई मामूली नहीं था।
3 जजों के बाद जो चौथा जज था, ये अजित राय चौथे जज थे, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनवाया। इस कौन? इंदिरा गांधी के कानून मंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने। ये घटना जो है शर्मसार है। शायद एन वी रमन जी शायद इसका जिक्र नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन देश को जानना चाहिए। अब कुछ लोग जानते भी हैं। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में जो है, और सर्वोच्च न्यायालय को शर्मसार जो है वो कर देने वाली घटना कि मुख्य न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया का या संविधान का ये भी सीधा हत्या की गई और उल्लंघन किया गया, और उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये देखिए कि जिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की वरीयता का उल्लंघन करके चौथे जज को, अजित नाथ राय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तो उनसे सीनियर जो जज थे, के.एस. हेगड़े, जे.एम. शेलट और ए.एन. ग्रोवर, तीनों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस धृष्टता का, इंदिरा गांधी के इस तरह की कार्रवाई का वो लोग ये तीनों माननीय न्यायमूर्ति ये अपना अपमान समझे और तीनों लोगों ने इस्तीफा दिया। मजबूरी में नहीं, अपने सम्मान के खिलाफ जो ये बात है। लेकिन ये कांग्रेस वाले कहते हैं ना, जेएनपीसी वाले, कि मोदी ने संविधान की हत्या कर दिया, लोकतंत्र। असल बात है, मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि ये बीजेपी मोदी पूरी जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी की रक्षा करने में लगी हुई है, उसके सारे पापों को ढकने में लगी हुई है। एक संबंध में और बता दूं कि कोई चमचा था बीजेपी का, वो कह रहा था कि यूट्यूब वाले सर कहते हैं कि साहब इसको बर्खास्त कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिए। उसको या तो पूरा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग वो कई लोग होंगे, या तो जानबूझ करके एक गलत वातावरण सब पैदा करते हैं। बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, सलाहकार हैं, नेता हैं, उनको ज्ञान नहीं। अब यही जो मैं बता रहा हूं कि ये तीनों न्यायमूर्ति ने इस्तीफा दिया, उनका नाम भी मैं वो बता रहा हूं। और ये मामला जब यानी लोकसभा में उठा तो बड़ी धृष्टता से मैंने इंदिरा गांधी ने भी और इसके मंत्रियों ने जवाब दिया कि सरकार मेरी है, हमको ये फैसला करना है कि कौन सा जज जो इसके लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं, बड़ी धृष्टता से। तो ये हैं संविधान की हत्या करने वाले, ये हैं न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को गिराने वाले। और तो इसको शायद एन वी रमन जी नहीं कर पाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में मेरा फर्ज बनता है, मैं फिर भी अपने आदरणीय भारतीय आवाम से, अपने आदरणीय भारतीय बहनों से कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका के खिलाफ जरा भी कोई शक मत करिए, कोई बात मत करिए, लेकिन इतना जरूर मानिए कि ये न्यायपालिका जो हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी, हमारी आवाम के लिए उपयोगी हो सकती थी, इसमें अमूमन जेएनपीसी के एजेंट और वामपंथियों के मानसिकता वाले ये जो भरे गए हैं 60-70 सालों से जेएनपीसी की सरकारों के द्वारा। तो ऐसे समस्या संस्था से नहीं है, समस्या जो है ऐसे तत्वों से है, ये पक्की बात है। और ख़ास करके जो है 1993 के जो जजमेंट था और उसके बाद जो कॉलेजियम सिस्टम बना, उसने तो
इस बुराई में और इस बुराई को और आगे बढ़ा दिया। अब जज लोग ही अपने वो जज का जो है वो नियुक्ति करेंगे, उसका चुनाव करेंगे। जज लोग ही उन जजों को यानी प्रमोट भी करेंगे अपने आप। ऐसा विश्व में कहीं नहीं है, कहीं है ही नहीं। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है इस देश के लिए, हालांकि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कई हाई कोर्ट के जजों ने, हमने एक लेख पढ़ा था, कोई पांडे जी थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हालांकि वो प्रमोटेड जज थे, मान डिस्ट्रिक्ट जज से प्रमोट हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने लिखा था कि ये कॉलेजियम सिस्टम कितना बड़ा अभिशाप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हालांकि इसके विरोध में ये मोदी सरकार ने एक NJAC नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के मैंने हाई कोर्ट के जजेस के उनकी नियुक्ति के लिए भी, और उनमें से जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए भी, उनकी पदोन्नति के लिए वो पूरा था। उसका नाम था NJAC नेशनल जुडिशियल काउंसिल। तो वो विधेयक जो है मोदी सरकार ने संसद से पारित करवाया। फिर हमारे देश का आधी जो 29 है ना ये विधानसभा है, आधे से अधिक शायद 18 या 19 या 20 विधान मंडलों से भी वो कानून पास कराया। जबकि ये इस तरह का संविधान संशोधन जो है सबसे कठिन होता है, तो मोदी सरकार ने इसको पास कराया था। फिर जब ये मामला चैलेंज हुआ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इतने माने देश हितकारी और न्यायपालिका हितकारी जो है माने कानूनी व्यवस्था को रद्द कर दिया। अब फिर उसी कॉलेजियम सिस्टम पर आ गया। तो ये सारी बातें शायद NV रमन जी नहीं कहते होंगे। भारतीय आवाम ताकत दल को और इस देश को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा की बहुत चिंता है और उसका सम्मान भी करती है, लेकिन न्यायपालिका को देखना पड़ेगा कि किन कमियों के कारण, किन बुराइयों के कारण यह न्यायपालिका जो है आम आदमी के लिए नहीं बनी है। इस तरह की छवि उसकी बनती जा रही है। और ज़्यादा हम नहीं कहेंगे न्यायपालिका के विषय में, सुप्रीम कोर्ट के विषय में 2-3 इंस्टांस उसको हम बता दे रहे हैं कि कपिल सिब्बल हुए, प्रशांत भूषण हुए, अभिषेक मनु सिंघवी हुए और दुष्यंत दवे हुए, कोई धवन करके हैं। इनके पास कोई केस जाता है और बड़े बड़े पैसे वालों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, वह केस दूसरे दिन ही लग जाता है। हम नहीं कहते हैं कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को देश को जवाब देना होगा। ये खुद सर्वोच्च न्यायालय खुद आत्मनिरीक्षण करे। यदि यही दशा है तो वो क्या जवाब देगी जो है इस देश की आम जनता को? नहीं वो दे सकती है। वो लाख ढिढोरा पीटे कि भाई अभी भी लोगों का भरोसा ये सर्वोच्च न्यायालय पर है। कैसे भरोसा होगा बताएं ना? पैसे वालों का और जो है जो प्रभावशालियों का तुरंत केस दूसरे दिन लग जाता है। वहीं पर जो है 3 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है। लोगों की पीढ़ियां जो है वो खप जाती है, नंबर नहीं आता। तो इसके लिए आत्मनिरीक्षण करके मैंने देश के सामने अपनी छवि सुधारने की जिम्मेदारी वो न्यायपालिका की है। तो ये तो रहा सुप्रीम कोर्ट का। और निचली अदालतों में खास करके डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट हैं और भी नीचे जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं, कुछ हाई कोर्ट में न्याय बिकने की जो एक बीमारी है कि न्याय बिक जाता है। पैसे वाले प्रभावशाली वाले न्याय खरीद लेते हैं, गवाहों को खरीद लेते हैं, और जो प्रभावशाली हैं उसको तो कई जो है माने
दूसरे को परेशान करने के लिए न्यायालय का ही प्रयोग करते हैं। केस लगा दिया कोर्ट में, अपने अपने मुक्त हो गए। कितने ऐसे लोग बताते हैं कि क्रिमिनल टाइप जो जो इन विधानमंडलों में लोकसभा इत्यादि में जो घुसे पड़े हैं, बस केस लगा दिया, स्टे ले लिया, घूम रहे हैं, केस वो आएगा ही नहीं। हजारों लोग जो है भारत की जेलों में बंद हैं, चूंकि उनके पास पैसा नहीं है, न तो वो जमानत वो ले सकते हैं, और छोटे छोटे केसेस में तो वो भी इस देश के नागरिक हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी गलती बस यही है कि उनके पास साधन नहीं है। तो ये न्यायपालिका को अपनी छवि सुधारना है, और उस न्यायपालिका में ये जो वकील लोग हैं वो भी इसके प्रति वो चिंतित हों। और अब ज़्यादा नहीं कहेंगे कि, और वकील लोग एक बार हड़ताल हुई थी लखनऊ बेंच के आसपास, तो वकील लोग जो वो गोली चलाए थे, यानी हाईकोर्ट के अंदर। ये सारी बातें हैं। तो बजाय कि कोई और एजेंसी इनको ठीक करे, ये खुद सेल्फ करेक्टिव ये बात बोलते हैं, लेकिन सेल्फ करेक्टिव बात बोलते तो हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से क्या होगा। इसी पर एक प्रकरण यानी और सुन लीजिए। देखिए, ये चीजें आम आदमी को परेशान करती हैं, क्योंकि ये जो दशा है, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जनता कोई रोष, कोई आंदोलन, कोई अपमानजनक बात जो है न्यायपालिका के खिलाफ ना करे, जो कि हमारी एक बहुत बेशकीमती संस्था है। वो कैसे वो अपनी अपेक्षित प्रतिष्ठा को वापस हो जाए, ये चिंता है भारतीय वामता दल की। और यही बात जो है अपनी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि यही चिंता उसको है। तो कुछ और भी तथ्य सुन लीजिए। जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो एक थे वाई चंद्रचूड़, वो न्यायमूर्ति थे, मुख्य न्यायाधीश। उनके साथ ये बात थी कि यदि उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता तो सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में वो एक ये विषय आया था कि वो एक ऐसे न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि सर्वाधिक काल के, अमूमन जो है, अब देखते होंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं 1 साल 2 साल, अधिक से अधिक 1 साल 2 साल। कोई तो दिनों में, एक एनके सिंह बना था, सॉरी एनके सिंह बने थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से वो एलिवेट हुए थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे सिर्फ सर 18 दिन के लिए। तो दिन में उनका तो कार्यकाल जो है दिन में काउंट होता है। तो अब अमूमन जो है कुछ महीने, कुछ दिन, 1 साल 2 साल अधिक है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब का ये जब आया था कि ये मुख्य न्यायाधीश जब बनेंगे तो 7 साल 7 ईयर्स रहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये विषय आया था। जनता पार्टी की सरकार जिसके प्रधानमंत्री थे हमारे आदरणीय श्री मोरारजी देसाई, उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा जब इनकी वरीयता आती है बनाया जाए। तो वाई चंद्रचूड़ हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि सर्वाधिक समय के यानी 7 साल है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उन्हीं के साथ कोई रिलेटिव या उनके बेटे एक DY चंद्रचूड़, जो कि इलाहाबाद के माननीय मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में वो पदोन्नत या एलिवेट हो करके आजकल सुप्रीम कोर्ट के वो माननीय वो न्यायमूर्ति हैं। तो उनका एक लेक्चर मैंने YouTube पर सुना, बहुत ही मार्वेलस लेक्चर था कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये देखिए, ये सारी बातें आम हमारे भारतीय भाई बहनों को शायद थोड़ा न समझ में आया। मैंने सुना
हमारा तो बस यही कहना है कि मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ चंद्रचूड़ जी का, लेकिन इस बात को वो भी गौर करें, पूरी जो जुडिशियल फ्रेटर्निटी है वो भी गौर करे, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो वकीलों का जो माने संघ है वो भी करें कि ऊंची ऊंची बातों के बोलने से कुछ नहीं होता। ऊंची ऊंची बातों के बोलने से आप करते क्या हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संत महात्माओं ने ये रास्ता दिखाया हुआ है। कहना नहीं होगा, ये 3 संत, उनको याद करिए, 3 या 4 मान लीजिए, हमारे गुरु नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास और रैदास। इनका ये मानना था कि आप ज्ञान प्राप्त करिए, अच्छे अच्छे लेक्चर दीजिए, लेकिन समाज को वही काम आएगा कि आप करते क्या हैं। जब कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मूंगा और पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। उनका पोथी पढ़ जाइए, रट जाइए, पूरा ज्ञान ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। पहले आप जो 2.5 अक्षर प्रेम का है उसको करके आप दिखाइए, पड़ोसियों के साथ, अपने समाज के साथ, देश के साथ, मानवता के साथ क्या कर रहे हैं आप। तो हमारा तो हम तो उन्हीं महापुरुषों से प्रेरित हैं। तो जितना भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं, वेलकम, स्वागत है। क्या आप अपने कार्य में आप उतारते हैं। और हमारे देश की तो मान्यता ये भी रही है कि किसी भी विचार का तभी स्वागत है, किसी भी बड़े बड़े लेक्चर का तभी स्वागत है कि उन कही हुई बातों का आप जो करते हैं, आपने तो खैर भाषण दे दिया, बोल दिया, आप करते क्या हैं और आपके मन में क्या है। इसी को कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा में जब तक पूरा सिनर्जी नहीं होगी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तारतम्य नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तब तक वो विचार जो है वो सफल हो नहीं सकता। बम्बास्टिक शब्दों में, लाफ्टी वर्ड्स में भाषण करना ठीक है, लेकिन यानी वो माने वास्तविकता में, हकीकत में कितनी उसकी परिणति होती है, कितना वो परिवर्तित होता है, कितनी वो तब्दील होता है, ये ज़्यादा महत्व का है। खैर, ये मैंने कुछ, और इसके बाद तो मैंने बताना, इसके बाद जो है जो फैसला आया, और ये जो यानी संवैधानिक या सर्वोच्च न्यायालय की परंपरा का इस तरह से उल्लंघन किया गया, इस अब गद्दार कहना पड़ेगा इसको। इंदिरा गांधी की तो और भी करतूतें गद्दार की हैं, लेकिन ये भी देश जाना है। तो अजित नाथ राय को जो कि वरीयता में 4थे नंबर के थे, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया, बना करके जो है देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल में भी संवैधानिक मर्यादा का, संवैधानिक प्रक्रिया का हत्या हुई। ये सब संवैधानिक जो इमरजेंसी का तो बहुत मैंने बस इमरजेंसी आया, अब आपातकाल लगा, ये देश के ऊपर कलंक है। बीजेपी वाले इतने ही बस करते हैं, लेकिन वो संविधान लगने में क्या संवैधानिक प्रक्रिया की, संवैधानिक मर्यादाओं की हत्या की गई इस जेएनपीसी के द्वारा, ये बीजेपी वाले कभी नहीं करते हैं। तो जितनी भी गंभीर बातें हैं इस जेएनपीसी के द्वारा, जेएनपीसी के इंदिरा हुआ, राजीव हुआ, नेहरू हुआ, ये सब बीजेपी वाले कभी नहीं करते।
इनकी मानसिकता कितनी घटिया किस्म की है। घटिया घटिया इसलिए न, सिर्फ एंटी मुस्लिम जहाँ भी दिखेगा, ये नाम बदल दो, वो अकबर को हटा करके महाराणा प्रताप रख दो, इलाहाबाद का नाम बदल दो, ये कौन सी मानसिकता है? तो जानकारी भी नहीं है, या जानकारी होगी भी तो मन में खोट है। तो हम बताना चाहेंगे कि इमरजेंसी लगी कैसे। ये तो जानते हैं ना कि ये इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी के टाइम से, यानी सन 1969 के विषय में हम बताना चाहते हैं। 1969 से इंदिरा गांधी ने एक परंपरा डाली कि अपने बिल्कुल रबर स्टैम्प टाइप का राष्ट्रपति वो बिठाना उसने चालू किया। देश को ये विश्वास होगा कि 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक जो उम्मीदवार थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति पद के, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के कांग्रेस के आधिकारिक यानी ऑफिशियल कैंडिडेट, आधिकारिक जो है आधिकारिक उम्मीदवार थे। ये इंदिरा गांधी अपना एक अलग से बुलाई वीवी गिरी को, और इसने अपने प्रभाव का प्रयोग किया और अंतरात्मा की आवाज बोल करके कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को उसमें हरवा दिया और अपने कैंडिडेट, अपने प्राइवेट कैंडिडेट वीवी गिरी को जितवा दिया। ये देखिए इतनी बड़ी जो है यानी परंपराओं की हत्या करने वाली ये गद्दार थी इंदिरा गांधी। खैर इसी बात पर कांग्रेस बढ़ भी गई। तो अब इसके बाद इंदिरा गांधी जो है मैंने उनकी चमचागिरी करने वाली या रबर स्टैम्प भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनवाने की एक परंपरा उसने चालू कर दिया। तो उन्हीं में से एक राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और इन रबर स्टैम्प राष्ट्रपतियों से कैसे काम करवाती थी उसका एक नमूना जरा देखिए। देश में जब इमरजेंसी टाइप का जब लगना होता है, ये प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है मंत्रिमंडल में आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो मंत्रिमंडल में ही प्रस्ताव आता है। मंत्रिमंडल उस पर विचार करता है, और यदि वो देश में वो आपातकाल लगना है तो उसको जो है उसकी संस्तुति माने राष्ट्रपति को भेजने की करता है, और फिर वो संस्तुति का जो सूचना भेजने का, जो कम्युनिकेट करने का अधिकार होता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की जो उसका फैसला है यानी इमरजेंसी लगाने की संस्तुति रिकमेंडेशन वो राष्ट्रपति को करता है। अब राष्ट्रपति इसके बाद जो है उसको देखता है, विचार करता है, फिर वो उसका अनुमोदन अप्रूवल दे देता है। उसका अप्रूवल देते ही देश में इमरजेंसी लग जाती है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि पहले वो प्रस्ताव मंत्रिमंडल में आएगा, मंत्रिमंडल उसको विचार करेगा, फिर वो संस्तुति अपना रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास भेजेगा। वो रिकमेंडेशन जो है प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से एक पत्र के द्वारा जाता है। ये है ये संवैधानिक प्रक्रिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, सीधे फखरुद्दीन अली अहमद से दस्तखत करवा करके इमरजेंसी लगवा दिया। यह देश को देखिए, कहते हैं ना कि मोदी जी ने वो संविधान की हत्या कर दिया, लोकतंत्र नहीं है। उनको आईना दिखाने के लिए ये पर्याप्त है। लेकिन बीजेपी वाले चूंकि इस जीएनपीसी को हमेशा यही बीजेपी से देश को तकलीफ है, इनके राष्ट्रवाद से ये तकलीफ है कि जीएनपीसी के सभी, चाहे इंदिरा हो चाहे नेहरू, सब उसके
सारी गलतियों को, सारे देश के खिलाफ अपराधों को, देश के साथ गद्दारियों को ये सब ढकते हैं। तो बीजेपी वाले कभी नहीं कहते। तो बात है कि उसने सीधे फखरुद्दीन अली अहमद, जो उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उसे दस्तखत करवा करके देश में, क्योंकि इतनी जल्दी थी, क्योंकि ये दोनों इंदिरा गांधी और उनके जो कानून मंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे, बड़ी जल्दी थी वो इमरजेंसी लगाने की, आपातकाल लगाने की, लागू कर दिया। और इसके बाद आपात लगने के बाद तब वो प्रस्ताव जो है मंत्रिमंडल में आया, चूंकि उसी की चलती थी और उसी का दबदबा था, बहुत तपी हुई वे प्रधानमंत्री तो खैर वो थी। तो मंत्रिमंडल ने वैसा उसको अनुमोदन कर दिया। तो इस तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं का, संवैधानिक मर्यादा का या संविधान की हत्या बार बार की गई है इस इंदिरा गांधी के द्वारा। ये बीजेपी वाले कभी नहीं कहते, चाहे उसका हिमांशु त्रिवेदी हो, चाहे कोई समित पात्रा हो और कोई भी नेता हो। लेकिन भारतीय जनता दल बता रहा है, जब ये सारी चीजें, देखिए एक चीज और है, जब सारी चीजें ये भारतीय जनता दल इस जीएनपीसी की असलियत को और कितना खतरनाक है बताता है, तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, ये दर्द जो है जीएनपीसी को नहीं होता है, उससे अधिक दर्द जो है इस बीजेपी को होता है। ये भी एक सच्चाई है। जीएनपीसी की सारी असलियत को, कि वो कितनी खतरनाक है, कितनी इस देश की डकैत है, कितनी जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का, कानूनी संस्थाओं का किस तरह से उसने बंधक बनाया, किस तरह से अपने हित में उसका इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करते करते वो जनता के लायक छोड़ा नहीं। ये सारी स्थिति को नमूने के तौर पर विस्तार से बताने में तो संभव ही नहीं है अब यूट्यूब के माध्यम से। तो जीएनपीसी को उतना दर्द होता है कि नहीं होता है ये पता नहीं, इससे बीजेपी को बहुत दर्द होता है। बीजेपी को बहुत दर्द होता है जब नेहरू के विषय में बताया जाता है। इस पर अभी मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा ये पूरा हो जाए। तो इंदिरा गांधी ने ये संवैधानिक हत्या किया कि वो सीधे फखरुद्दीन अली अहमद से दस्तखत करा करके इमरजेंसी लागू कर दिया। और इंदिरा गांधी के द्वारा जो है एक और संवैधानिक हत्या की गई। जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में वरीयता का उल्लंघन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश इसने बनवाया अजित नाथ राय, जो कि चौथी वरीयता के थे। और इसने उसने सिर्फ एक ही बार वो वरीयता का उल्लंघन करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, दूसरी बार भी। और वही इंदिरा गांधी हरिराम खन्ना, न्यायमूर्ति हरिराम खन्ना, सर्वोच्च न्यायालय के चैम्बर में आप जाइए, खास करके चैम्बर नंबर 1, कक्ष नंबर 1, कभी कभी देखने का मौका मिले तो न्यायमूर्ति हरिराम खन्ना की फोटो लगी है। वो बहुत सख्त किस्म के न्यायमूर्ति थे और इंदिरा गांधी भी बहुत डरती थी उनसे। तो उसको अपना न्यायपालिका में या सर्वोच्च न्यायालय में सबसे बड़ा कांटा मानती थी। और उन्हीं का नंबर था भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने का। तो फिर वही मैंने संविधान प्रक्रिया का उल्लंघन, संविधान की हत्या करके हरिराम खन्ना को सुपरसीड करके इसने उनके बाद जिनकी वरीयता थी मिर्जा हमीदुल्ला बेग, MH बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनवाया। तो इस इंदिरा गांधी ने एक नहीं दो बार सर्वोच्च न्यायालय की जो मर्यादा थी कि वरिष्ठतम न्यायमूर्ति ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, इस मर्यादा को इसने दो बार तोड़ा। संवैधानिक प्रक्रिया का इसने हत्या की।
ये बीजेपी वाले कभी नहीं करते। जब भी नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल या मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी असलियत, और वो भी सिर्फ देश के संबंध में, हमारे आदरणीय भारत अन्य देश के संबंध में देश के लिए कितने घातक हैं, थे या हैं तो थे। ये असलियत जो है भारतीय जनता दल अपनी आवाम के सामने रखता है। तो जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस को उतना दर्द होता है कि नहीं होता है ये तो पता नहीं, बहुत दर्द होता है ये किसी भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी की ये असलियत है। अब ये देश को क्या दे सकती है, क्या दे रही है, वो देश देख रहा है। मोदी जी विदेश घूम रहे हैं खूब, बीजेपी वालों एक हवा खड़ा किए हैं कि बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई है और भारतीयों की बड़ी इज्जत बढ़ गई है। सब बिल्कुल बकवास। तो और भी तमाम तथ्य हैं जिसको बीजेपी बिल्कुल ढकती है जीएनपीसी के पापों, और इसके लोग तरह तरह के कुतर्क गढ़ते हैं। ये कोई कुतर्क गढ़ा कि वो यूट्यूब वाले सारे कहते हैं इसको बर्खास्त कर, इसको एक बात नहीं है। बीजेपी वाले बताओ कि ये ममता बनर्जी कितनी बड़ी अभिशाप है जब कहती है कि वो जब वो मुख्यमंत्री बन जाएगी, उस चुनाव में बोली थी, तो यूपी के गुंडों को, बिहार के गुंडों को, गुजरात के गुंडों को वो बाहर कर देगी। यूपी, बिहार और गुजरात के लोगों को बंगाल की खाड़ी में फेंकवा देगी। ये भारतीय जनता दल बीजेपी से पूछना चाहता है, क्या वो इस देश के लिए अभिशाप नहीं है? कैसे, किस तरह से तुम लोग जो है, आप लोग जो है ये तर्क करते हो कि इसके उसके क्या मतलब? जो देश का अभिशाप है, सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार की कोई अथॉरिटी चलती ही नहीं वहां पर, माफिया राज चल रहा है वहां पर, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही जो है वो उसके शिकार भी हुए हैं और उनका मनोबल टूटा है। तो उसको ये तर्क करते हुए, हालांकि सामने तो आते नहीं है बीजेपी के लोग, जीएनपीसी के लोग की पार्टी जो है ये सामने नहीं आते हैं। नाम तक भारतीय जनता दल का, ये भी विशेषता है। ये वीडियो उनके पार्टी के लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। बीजेपी के लोग, जीएनपीसी के लोग और लोग इस पार्टी के को माने इस वीडियो को बड़े गौर से देखते हैं, बल्कि सर्विलेंस लगाए रहते हैं कि कब ये वीडियो जारी हो रहा है। लेकिन ये नैतिक रूप से इतना गिरे हुए हैं कि भारतीय जनता दल का नाम तक नहीं लेते। कुछ लोकल सर्वे भी आते हैं जो दिखाते हैं कि भाई इस भारतीय जनता दल की लोकप्रियता बढ़ रही है। सर्वे वालों पर दबाव रहता है कि भाई इसका आपको नाम नहीं लेना है। तो वो इस तरह से कहता है कि भाई बीजेपी की तो लोकप्रियता गिर रही है और ऊपर गिर रही है, अदर्स बोल करके वो जो है वो भी अपना जान बचाते हैं। तो इनकी नैतिकता जरा देखिए। ये नाम लेने से भी ये बचते हैं या इनमें वो नैतिक साहस बल नहीं है कि कम से कम भारतीय जनता दल का नाम ले लें कि भाई ये पार्टी की नाम ले लें। और किस संबंध में कैसे बोलेंगे? कुछ लोग यूट्यूब पर जो है लोगों को भड़का रहे हैं। तो महोदय, एक बार मोदी महोदय भी बोले थे, एक बार जो है वो अमित शाह महोदय भी बोले थे, और लोग भी बोलते हैं। तो जरा ये तो बता दीजिए कि कौन क्या भड़का रहा है। ये एक सर्वनाम जो है व्याकरण का एक वो भाग होता है। सर्वनाम आप समझे, ये जो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के स्थान पर नाउन का नाम लीजिए ना, संज्ञा का नाम लीजिए, लेकिन वो नैतिक बल नहीं। तो कुछ लोग यूट्यूब पर भड़का रहे हैं। अरे ये तो बताइए कि कौन भड़का रहा है, क्या भड़का रहा है, और कैसे आप उसको भड़काना वो मानते हैं।
भारतीय जनता दल तो बराबर जो है यही तो कहता है कि संविधान का आदेश है कि हम भारतीय हैं। अमर शहीद और जो क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त है, जिन्होंने प्राण दिया इस मुल्क को, मुल्क के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए, उनका भी यही आदेश था, उनको भी प्रेरणा कर दी हम भारतीय हैं। तो सभी लोग भारतीय हैं, इसलिए एकता और इत्यादि जो है भारतीयता आधारित होने चाहिए। क्या ये बताना जो है मोदी महोदय देश को बताइए, हमारी आवाम आपसे पूछना चाहती है कि क्या आपका राष्ट्रवाद यही कहता है कि यदि ये अब अपने देशवासियों को बताया जाए कि भाई आप भारतीय हैं, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित ही स्थापित करनी है, क्या यह अपने देशवासियों को बताना भड़काना है? जरा बताइए, क्या यही आपका वो राष्ट्रवाद है? बस यही है कि अभी भारतीय जनता दल थोड़ा साधन के चलते जनता के बीच में नहीं आया है, और काफ़ी दिनों से कह रहा है, बात सही है, लेकिन साधन होगा, जनता के सामने आएंगे, इनके सामने भी आएंगे। और भारतीय जनता दल ये भी कहा कि कम से कम साधन आपके पास है ना, और इस जनता को जानने का हक है कि आपकी क्या फितरत है और मैं क्या कर रहा हूँ। जनता ही फैसला कर देगी कि मैं भड़का रहा हूँ या इनकी असलियत वो सामने ला रहा हूँ। जिस असलियत को जानने का पूरा हमारी आवाम को हक है। तो इनके चरित्र को जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाईमान जरा देखें कि ये अपने देश के लिए कितने घातक हैं। इन्हीं अपनी सारी गंदगी को छिपाने के लिए ये कोई न कोई जो है एक भटकाने वाला मुद्दा जो है वो जो है छेड़ते रहते हैं। देश में नफरत फैलाने के लिए जो है कोई न कोई इस तरह से साजिश ये करते रहते हैं। और देश में नफरत वो फैलाने का काम सिर्फ बीजेपी वाले अगले नहीं करते हैं। बीजेपी वाले तो नफरत फैला करके मौका देते हैं, फिर उसके पीछे जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी, आकाश वाले और वाम दल वाले बिल्कुल बैठे हुए हैं देश में नफरत फैलाने का। ये साजिश जो है इस देश को काबिल बर्दाश्त नहीं है। ज्ञानवापी, मैंने बताने कि परसों मैं खोला था, कल का तो मैंने वो न्यूज़ देखा ही नहीं, इतना मन में क्षोभ हो गया हमको। सारे चैनल पर ज्ञानवापी का। इन समों के दिमाग में थोड़ा भी मैंने देश की बात नहीं रहती है। इतना इन समों की मानसिकता वो गिरी हुई है कि इससे देश में अस्थिरता फैलेगी, मैंने एक नफरत फैलेगी, नुकसान देश का होगा, देश की प्रगति का होगा। अरे मोदी महोदय बराबर जो विकास की बात करते हैं, ये मोदी महोदय देश को बताए हैं क्या इन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों में देश का विकास करेंगे? ये ज्ञानवापी या मथुरा या ताजमहल इत्यादि जो है, इसके विषय में भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से एक नम्र निवेदन करना चाहता है। भारतीय जनता दल इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जब देश का संविधान लग गया, हमारा देश एक संवैधानिक इकाई हो गया, अब ये भारत राष्ट्र हो गया। पुरानी बातों को लेकर के 500 साल 1000 साल की बातों को लेकर के हम अपने इस देश का नुकसान नहीं कर सकते। हम जो है अपने ये वातावरण का जो हमारा संवैधानिक वातावरण का नुकसान हम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जितने भी इस तरह से को हवा दे रहे हैं ज्ञानवापी के नाम पर, ये मीडिया बराबर ज्ञानवापी, यह देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं। तो बीजेपी भी बहुत खतरनाक शत्रु है, जो कि कुछ अपने सिवा सालारों को छोड़ दिया है इस तरह का विवाद वो पैदा करने के लिए, ज्ञानवापी और मथुरा इत्यादि। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के भी कुछ कट्टरवादी तत्व जो है सिर्फ इसी का बहाना लेकर के जो है तमाम वो बहस कर रहे हैं।
और विशेष करके भारतीय जनता दल अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कहना चाहता है कि आप इन बातों से भड़किए मत। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी जो 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 अब आपके तबके के कट्टरवादियों को पालती है, उसका शिकार मत बनिए, उसके भकाव में मत आइए। और कम से कम जो है, जो कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, उनको ये मौका नहीं मिले कि फिर पत्थर फेंकें, फिर बंदूक चलाएं, फिर हत्या हो। तो इन बातों को हमारे आदरणीय जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस बात को इसे भड़किए मत। ये ज्ञानवापी का कुछ भी करा लें, वीडियोग्राफी करा लें, वो करा लें, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सोचिए कि ये देश विरोधी जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों में हैं, ये कैसे व्यवस्था से हटें, इसके विषय में सोचिए। और ये देश के लिए जरूरी है, सिर्फ ज्ञानवापी के लिए आवश्यक नहीं है, देश के लिए जरूरी है। ये देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, कैसे व्यवस्था से हटें, सिस्टम से हटें। और उसके लिए हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BM अम्बेडकर ने अथक परिश्रम करके भारत का संविधान बनाया। उस भारत के संविधान के जरिए आपके हाथ में अमोघ अस्त्र दिया है। उस अस्त्र का इस्तेमाल करिए ईवीएम मशीन पर। भारतीय जनता दल जो कहता है कि ईवीएम मशीन पर इनको निस्तमे नाबूद करना है, इसके अलावा जो है और कोई उपाय नहीं। भड़किए मत, न भड़किए, न माहौल को खराब होने दीजिए। ये निवेदन विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और ये भेड़िए छोड़ दिए हैं बीजेपी वाले और मोदी जी, यही करने के लिए। और जब ये करेंगे तो दूसरे जो है वो भेड़िए छोड़ देंगे, ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, काकस वाले, वाम दल वाले। बस देश में नफरत फैलाना, देश में नफरत फैलाना तो मैंने इन समूह का कार्य तो है ही। इससे बड़ी मंशा है हमारे देश के जो दुश्मन हैं भारत के बाहर, चीन इत्यादि, यूरोप, पश्चिमी देश, अमेरिका, उनका भी है कि हमारे देश में नफरत हमेशा फैलती रहे। तो ये उनके मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। भारत की प्रगति, उसका मजबूती वो तो तार हो ही रही है। तो इसको हमारे देश के लोग समझेंगे, ये मुल्क उनका है। इसको मोटे शब्दों में जरा समझिए कि जब देश को आज़ाद कराना हुआ तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती इत्यादि, रानी गडलुबी, रानी चंद्रमा, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने अपना प्राण दिया। उनके दिमाग में ये था कि ज्ञानवापी खोदना है, ताजमहल खोदना है या मथुरा खोदना है, कोई बताए। और जब देश के लिए जान देना था तो ये ज्ञानवापी वाले और जो है ये मथुरा वाले और ताजमहल वाले कहाँ थे जब प्राण देना था। जब इन लोगों ने प्राण दे करके, अपने जान दे करके जब देश को आज़ाद करा दिया, तो फिर ये स्वार्थी तत्व जो है बरसाती मेढक की तरह आ गए, वो ज्ञानवापी लेकर के। इनको पहचानिए। और भी वास्तविकता है, हमारी जो सेनाएं हैं, जो माने देश की रक्षा के लिए हमेशा प्राण देने के लिए हमेशा जो है वो तत्पर रहती हैं, क्या वो मंदिर के लिए नहीं वो जान देने के लिए तैयार रहती हैं? क्या मस्जिद के लिए नहीं जान देने के लिए तैयार रहती है सेनाएं और हमारे सेना के जवान? वो सिर्फ इस देश के लिए। चूंकि ये भावना
बिल्कुल अपसेंट है और ये भावना माने बिल्कुल गायब है, और ये भावना गायब ही रहे, यही साजिश है ज्ञानवापी के मुद्दों को उठाने वालों का, मथुरा के मुद्दों को उठाने वालों का, ताजमहल के मुद्दों को उठाने का, और इसमें जो कट्टरवादी और भारत विरोधी हिंसक जो हिस्सा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का, ये उनका जो है मंसूबा है भड़काने का। तो कहने का मतलब यह है कि देश की सोचिए, देश सुरक्षित रहेगा और इसके बाद देश में सद्भाव रहेगा, एक दूसरे का आदर रहेगा, आपसी भरोसा रहेगा। इसमें भी यदि किसी को कुछ मन में है तो आपसी विचार विमर्श सद्भाव के साथ, हैंकड़ी के साथ नहीं, वही लेकिन पहले वो माहौल तो आए, ये बात भी हमारे भारतीय भाई बहनों में ये बात या इस बात का एहसास अब धीरे धीरे उठ रहा है कि देश की बात, अवाम की बात और अवाम में सद्भाव की बात सिर्फ जो है वो भारतीय जनता दल करता है, जिसको कि ये नेता जो है मोदी महोदय, अमित शाह महोदय और कुछ लोग जो है बगैर भारतीय जनता दल का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है मोदी में। भारतीय जनता दल का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है, नैतिक साहस, नैतिक बल नहीं है नाम लेने तक की, घुमा करके लोगों को भड़काने की, कि कुछ लोग हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। तो यदि देश में सद्भाव के लिए कोशिश हो रही है, भारतीय एकता के लिए कोशिश हो रही है, उसको बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। तो और ये बात सिर्फ मोदी महोदय और अमित शाह महोदय की नहीं है कि वो कहते हैं कि कुछ लोग बगैर भारतीय जनता दल का नाम लिए, क्योंकि नाम लेने का उनमें नैतिक साहस नहीं है, नैतिक बल नहीं है, वो नैतिकता समाप्त हो गई है उनकी। तो लेकिन जो उनके छुट भैये हैं वो क्या कहते हैं, भारतीय जनता दल के प्रयास के विषय में उनका क्या कहना है जरा सुन लीजिए। उनका कहना है कि कभी कभी बोलते हैं गुस्सा में एकता के कुत्ते, भारतीय जनता दल को बोलते हैं एकता के कुत्ते, और मुझे भी बोलते हैं एकता के कुत्ते बीजेपी के लोग, बीजेपी की छूट भैया या जो भी। कभी कहते हैं कि यदि एकता आ जाएगी तो हमारे बगल में मुल्ले भी बैठ जाएंगे और चमार भी बैठ जाएंगे। तो जनाब, न तो मुल्ला है न तो चमार है, वो हमारे देश के भारतीय भाई बहन हैं, और आप भी समझ लीजिए, आप भी इस देश के भारतीय भाई बहन। इस भाव से पेश आइए और भारतीय जनता दल यही भाव लाएगा, यही माहौल लाएगा। और झूठ मूठ का सनातन का क्या होगा, हमारे हिंदुत्व का क्या होगा, हमारे मंदिर का क्या होगा, इतनी पता नहीं इस मानसिकता के लोग। वहाँ भी होगा कि मेरी मस्जिद का क्या होगा, मेरे इस्लाम का क्या होगा। तो यह मस्जिद, इस्लाम, हिंदू सनातन और मंदिर इत्यादि तभी सुरक्षित रह सकता है जब हमारा ये मुल्क, अपना प्यारा मुल्क भारतवर्ष जो है महफूज हो। ये दिन रात अपने मुल्क को, इनकी स्थिरता का, उसके नींव में हमेशा उसकी जड़ खोदते रहते हैं, और पहले बोलते हैं कि मेरे सनातन का क्या होगा, मेरे मंदिर का क्या होगा, मेरे हिंदुत्व का क्या होगा, मेरे इस्लाम का क्या होगा, मेरे जो है वो मस्जिद का क्या होगा। देश कैसे महफूज रहे इसके विषय में चिंतन करेंगे।
महत्ता मंदिर की नहीं है, महत्ता जो है हिंदू सनातन की नहीं है, महत्ता इस्लाम की नहीं, महत्ता जो है इस देश की और देशवासियों की। और उसमें जो आस्था है और आस्था के केंद्र स्वतः जो है महफूज रहेंगे। इसको समझिए। एक महत्वपूर्ण जो है खबर आपके साथ जो है साझा करना चाहते हैं। मोदी महोदय के विषय में ये सुना गया था, मोदी महोदय की वो बोले थे कि अरे मेरा क्या, हम तो फकीर हैं, जब भी मन में आया झोला उठाएंगे, जो फकीर जो है वो झोला उठा के चल देगा। सही है भाई, सत्ता से यानी कोई मोह नहीं है, सत्ता से कोई लालच नहीं है। और लोगों ने ये समझा कि भाई उसी भाव से ये कहे होंगे। लेकिन ये पाखंड देखिए, ये कह करके वो सत्ता के कितने लालची हैं, ये इस लक्षण को वो छुपा गए। तो ये सुनने में आया कि शायद कोई शरद पवार या कोई ये कह रहा है कि भाई 2 बार लगातार आप प्रधानमंत्री बन गए, इसके पहले 12 साल आप जो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, कुल मिलाकर के यानी 2 साल और भी आप रहेंगे, तो 20 साल आपका हो गया। 20 साल बहुत होता है सत्ता में रहना। उन्होंने मैंने उसने ही इशारा दिया कि आपकी उम्र जो है ये वो इसमें 74 साल है, 24 आते जो वो 76 बन जाएगी। और आप ही के द्वारा जो है एक मानदंड बनाया गया पार्टी में कि 75 के ऊपर वाले जो है राजनीति से रिटायर होंगे। आपने अपने किनारे लगा दिया जो है लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को। तो जब आप पर आ रही है कि वही मानदंड अब आप पर लागू होगा, तो आपके सुर बदल गए, आपके सुर बदल गए। तो सुनने में आया है कि जिसने भी उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई 20 साल आप सत्ता में रहे और दो बार लगातार प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि आपकी उम्र भी 74 वर्ष है और 24 तक आपकी 76 वर्ष हो जाएगी, इसका इशारा नहीं किया। लेकिन उसमें वो ये इशारा तो था, लेकिन छुपा हुआ। तो अब मोदी जी के जो उन्होंने जवाब दिया उसके सुर बदल गया। वो कह रहे हैं कि भाई गुजरात के लोगों ने हमको इस मिट्टी का बनाया है। देखिए उनका तर्क देखिए, गुजरात के लोगों ने हमको इस मिट्टी का बनाया है कि मैं थकने वाला नहीं। ये देखिए कितनी लच्छेदार भाषा में अपने आंतरिक माने सत्ता की लालच का ये उन्होंने इजहार किया। तो और इस बात को वो जो चमचा है प्रदीप सिंह, उसको किस रूप में पेश कर रहा है कि मोदी जी ने बिल्कुल तूफान ला दिया, मोदी जी ने तूफान ला दिया। मोदी विरोधियों में बीजेपी के अंदर भी काफ़ी खलबली मच गई, वो भी पस्त हो गए, इस रूप में करा। ये वो अंधभक्त मोदी का ये नहीं कह रहा है कि एक बार जो मोदी महोदय ने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या, जब भी मन में आएगा झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो लोगों ने समझा भाई कि इस आदमी को कोई माने सत्ता से कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है। जब भी इस तरह की बात महसूस होगी वो सत्ता को वो त्याग देगा। तो इससे उसकी बहुत वो इज्जत भी बढ़ गई थी। इस बात को वो चमचा प्रदीप सिंह नहीं कर रहा है, और आज उसी को एक मुलम्मेदार अल्फाजों में कह रहा है। अब उसी लालच का इजहार, हालांकि उस समय भी जो कहा होगा मोदी महोदय ने कि भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ और झोला उठाऊंगा चल दूंगा, उसमें भी ये मैंने ये रहा होगा कि भाई सत्ता की लालच तो मेरे मन में है और हमने ये कहा है चलने दीजिए, जब वक्त आएगा तो हम पलटी खाएंगे इससे। तो वो
मोदी का जो अंधभक्त चमचा भी हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है, प्रदीप सिंह इसको नहीं बता रहा, उसको एक अलग दिशा में तमाम हवा जो है वो खड़ा कर रहा है। ऐसे पत्रकारों से भी तो खतरा है इस देश का। प्रदीप सिंह और इस प्रकार एक मनीष ठाकुर है, एक वो हर्षवर्धन त्रिपाठी है, एक जो है वो मनीष कुमार इत्यादि सब तमाम हैं। इनमें तो कुछ गनीमत भी है। एक चमचा मंडली जेएनपीसी वाली है, आशुतोष, अजीत अंजुम, अशोक वानखेड़े, मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, ये तो बहुत ही खतरनाक मंडली है। खैर, अब उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अब ये इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दिया, अपनी सत्ता की लालच का मोदी महोदय ने, और अच्छा किया, देश जान भी गया भाई कि ये उनका पाखंड था। ये उनका जो बोले थे कि मैं तो फकीर आदमी हूँ और झोला उठाऊंगा चल लूंगा, तो ये उनका पाखंड था। अब तो खैर ये साबित हो गया। लेकिन मोदी महोदय अकेले नहीं है। ये जो राहुल गांधी है, इस देश का गद्दार तो है ही, इस देश का लुटेरा भी है, और उसके व्यक्तिगत चरित्र पर हम कोई बात नहीं बोले, लेकिन लोग बोलते रहते हैं। मेरा विषय भी नहीं है। वो देश का लुटेरा है और गद्दार भी है, और देश को बांटने वाला, और देश के लिए अभिशाप। वो सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता वापसी के लिए क्या क्या षड्यंत्र वो नहीं करता है। उसने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, वो और उसकी मम्मी सोनिया गांधी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को झूठ और अफवाह का शिकार बनाया कि सीए से आपकी नागरिकता वो चली जाएगी। कितनी हिंसा फैली देश में, उसने हिंसा फैलवाया इसी गद्दार राहुल गांधी ने। और फिर अपने दूत को भेजता है पाकिस्तान, कहता है कि मेरी सहायता करिए मोदी को हटाने के लिए। ये चीन से पैसा लेता है भारत के खिलाफ जो है माहौल वो बनाने के लिए, और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है कि भारत के खिलाफ, और जो भी दुश्मन हो, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान, उसके पक्ष में हमेशा ही बोलता रहता है, जब ताकि भारत बदनाम हो, ये मोदी सरकार बदनाम हो, एक माहौल बने और वो सत्ता में वापस आ जाए। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, चाहे बालाकोट स्ट्राइक होगी, उसमें भी हमारे यानी भारतीय फौजों का मनोबल गिराने के लिए, उनके शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए सबूत मांगने का एक स्वांग वो रचेगा। तो वो राहुल गांधी जो सत्ता के लिए इतना तड़प रहा है, इतने षड्यंत्र बराबर वो करता रहता है देश के खिलाफ, वो क्या बोलता है, सत्ता मेरे लिए जहर है। तो देश देखता होगा कि सत्ता वापसी के लिए इतनी छटपटाहट, इतनी बेताबी, इतना देश के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र दिन रात वो करना, वो कहता है कि सत्ता मेरे लिए जहर है। तो मोदी महोदय भी बोल दिए कि मैं तो फकीर आदमी हूं, जब भी मन करेगा झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। और फिर अपनी असलियत पे आ गए कि मैं उस मिट्टी का बना हूं कि मैं थकने वाला नहीं हूं। तो देश ऐसे धोखेबाजों से को ठीक से पहचाने, चाहे वो गद्दार राहुल गांधी हो, चाहे उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने वाले देश विरोधी मोदी जी। यह देश के लिए अभिशाप है। यह देश को या देशवासियों को कुछ नहीं दे सकते। जो विकास भी जो दे रहे हैं उसके पीछे भी मंशा है कि विकास की चकाचौंध में मोदी जी की जो देश विरोधी जो इनकी गतिविधियां हैं वो छुप जाएं, कोई देखे नहीं। लेकिन भारतीय भाई बहनों, भारतीयता के महत्व को समझिए
और ख़ास करके इस दौर में कितना जरूरी है सारी समस्याओं का समाधान, सारी दिक्कतों का जो है एक उपाय, 100 बात की एक बात या 100 दुखों का एक दवा, भारतीयता के आधार पर एकता, और एकता सबको सम्मान। बोलते हैं ना कि भारतीय एकता आ जाएगी तो मुल्ले भी साथ में बैठ जाएंगे, चमार भी बैठ जाएंगे। तो कोई मुल्ला चमार नहीं है, सभी हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और उनको भारतीय भाई बहन का प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत देने की बात है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, अच्छा, और जो भी आप सोचते हैं ईवीएम मशीन पर आपको जवाब देना है, इसके इधर उधर नहीं देना है। इसके बाद भारतीय आम ताकत दल, यदि आपके आशीर्वाद से वो सत्ता का उपकरण आता है, सारा इंतजाम करेगा, माहौल रहेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।